चलिए देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीशीज की आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। जैसे हम आइटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी अभी देख रहे थे, किसी आइटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। अगर आइटम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में हो तो उस एनर्जी को हम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी मॉलिक्यूल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसे हम मॉलिक्यूलर आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ये किस पे डिपेंड करता है? ये लार्जली काफी कुछ डिपेंड करता है कि वह इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है। देखिए अभी हम आइटम का आयोनाइजेशन एनर्जी देखे, उसमें हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिस आइटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस आइटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, आइटम की साइज क्या है यानी आउटर सेल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या है, या आइटम जिस सबसेल से निकल रहा है वो हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है, एस सबसेल है कि पी सबसेल है, डी है कि एफ है, इन सब पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन किसी मॉलिक्यूल की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो उन पे हम नीचे चर्चा करेंगे। उसमें पहला फैक्टर ये है कि इलेक्ट्रॉन किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है। जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कि नॉन बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, नॉन बॉन्डिंग से निकल रहा होगा तो लो होगा, और एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा होगा तो बहुत ही कम होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है किसी मॉलिक्यूल का? पहला फैक्टर ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नेचर क्या है जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम व्हिच इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। ठीक है, अब नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम क्या देखते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है कि नॉन बॉन्डिंग से निकल रहा है कि एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है, एस से निकल रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग से निकल रहा है कि पाई बॉन्डिंग से कि नॉन बॉन्डिंग से कि पाई एंटी बॉन्डिंग से कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से। अगर सिग्मा बॉन्डिंग से निकल रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, पाई बॉन्डिंग से निकल रहा है तो थोड़ी कम, नॉन बॉन्डिंग से निकल रहा है तो और कम, पाई एंटी बॉन्डिंग से तो और कम, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग से निकल रहा है तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है ना। देखिए अब उन विभिन्न कारकों पर, उन डिफरेंट फैक्टर्स पर अगर हमें चर्चा करनी है जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है तो हम कुछ यानी बाइनरी हाइड्राइड्स हमारे पास हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन हम करें और फिर देखें कि किस फैक्टर के द्वारा ये आयोनाइजेशन एनर्जी नियंत्रित हो रही है। देखिए इसमें अगर हम देखें तो मेथेन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, उससे कम अमोनिया का है, अमोनिया का हाइड्रोजन से भी कम है, और अमोनिया का वाटर से कम है, और वाटर का HF से, हाइड्रोजन फ्लोराइड से कम है। तो सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन फ्लोराइड का है, फिर उससे कम वाटर का है, उससे कम अमोनिया का, लेकिन अमोनिया से ज्यादा किसका है? मेथेन का है। कारण क्या है? देखिए मेथेन में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ये बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जब आप निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा है। इसमें इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में अगर हम किसी भी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को लें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग है और ये सिग्मा स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो जब सिग्मा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। यहाँ पर देखिए कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, नॉन बॉन्डिंग। यहाँ पर नाइट्रोजन पे एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, अर्थात लोन पेयर है। तो जब नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ये तो सिग्मा बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग का हो गया। हमने अभी लिखाया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सबसे अधिक होती है, जब सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो। उससे कम होती है पाई बॉन्डिंग की, उससे कम होती है नॉन बॉन्डिंग की, उससे कम होती है पाई एंटी बॉन्डिंग, और उससे कम होती है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के घटने का क्रम है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ नॉन बॉन्डिंग से, तो सिग्मा बॉन्डिंग की ज्यादा होगी, नॉन बॉन्डिंग की कम होगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती जाती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इनमें देखा जाए, अमोनिया का इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड, अमोनिया में जो इलेक्ट्रॉन है H3N, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये निकलता है। ऑक्सीजन में भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकलता है और HF में भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकलता है इनमें। लेकिन ये लोन पेयर वाला नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये भी नॉन बॉन्डेड ही है, तीनों में नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। फ्लोरीन के न्यूक्लियस का इस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर होल्ड बहुत ज्यादा है, इसको निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है। आयोनाइजेशन एनर्जी HF की सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उस पर फ्लोरीन के नाभिक की पकड़ ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ऑक्सीजन के लोन पेयर पर इसके न्यूक्लियस की होल्ड कम होती है, जिसके कारण आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होती है। इनमें नाइट्रोजन की, इन तीनों में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। नाइट्रोजन के न्यूक्लियस का इस लोन पेयर पर होल्ड कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल से निकल रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किसके आधार पर कंपेयर करते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हम किसके आधार पर कंपेयर करते हैं, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की होल्ड कम होगी और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। अब हम देखें अगला, SiH4, PH3, H2S और HCl। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, उससे कम सल्फर की है, उससे कम फास्फोरस की है, सबसे कम सिलिकॉन की है। लेकिन फिर भी इस साइलेंट का सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो सिग्मा बॉन्डिंग से निकल रहा है। इनमें सब में इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। अब सारे इलेक्ट्रॉन जब नॉन बॉन्डिंग से हैं तब उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी यानी उनको निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ते क्रम में होगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। अगर हम HF, HCl, HBr और HI में देखें, इन चारों में देखें तो इनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो कहां से, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सारे हाइड्रोजन एटम पर 3 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में होगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होगी। क्लोरीन की
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गई। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम। आयोडीन की एकदम कम। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर चल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी घट रही है। वही ट्रेंड यहाँ है, सबके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इनमें निकल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही है। लेकिन इसमें अगर हम देखें, इनमें और इसमें देखिए थोड़ा सा अलग ट्रेंड हमें मिलेगा, अलग फैक्टर है एक जो इसको प्रभावित कर रहा है, उसको देखिए। इसमें जो है, इसमें NF की आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम देखें, नाइट्रोजन में 3 फ्लोरीन जुड़े हैं और यहां नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो हमें क्या ट्रेंड मिलेगा। देखिए यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर है जो निकल रहा है और यहां पे भी नाइट्रोजन से ही लोन पेयर निकल रहा है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक समान है, दोनों के नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहां पर। लेकिन है क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण नाइट्रोजन न्यूक्लियस के क्लोज है और यहां से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इन पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, इसलिए NF की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है NH3 से। वही स्थिति PF3 में मिलेगा PS3 के कंपैरिजन में, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा है। लेकिन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर हम कंपैरिजन करें तो इससे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इससे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। उसका कारण देखिए, फ्रॉम एबव ट्रेंड इट अपीयर्स दैट, ऊपर का जो ट्रेंड हमने देखा है उसमें देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। हमने देखा जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी वैसे वैसे मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही थी। जब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक थी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी अधिक थी, जब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो गई। दूसरा जो है, दूसरा देखिए जो फैक्टर है वो क्या है, इसमें देखिए दूसरा, जैसे हमने देखा कि जब आयोनाइजेशन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ रही है। दूसरा देखिए, उन स्पीशीज का आयोनाइजेशन एनर्जी अधिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर से नहीं बल्कि बॉन्ड पेयर से निकल रहे हैं, ठीक है ना। जिनमें लोन पेयर नहीं है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी आप दो स्पीशीज जैसे CH4 है, SiS4 है, इस हाई व्हिच डू नॉट हैव लोन पेयर, ठीक है ना, व्हिच कैन बी लॉस्ट इजीली। लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन सरलता से निकलता है, बॉन्ड पेयर का मुश्किल से। इनके पास लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का कारण क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर से नहीं बल्कि बॉन्ड पेयर से। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी NF3 का NH3 से इतना ज्यादा है, ठीक है। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम PF3 का देखें, यहां पर एक आयोनाइजेशन एनर्जी NH3 का NF3 का NH3 से इतना ज्यादा है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी PF3 का PS3 से केवल इतना ज्यादा है।
यहाँ पर NH3 और NH3 की आयोनाइजेशन एनर्जी में इतने का बहुत ज्यादा 268 का डिफरेंस है, जबकि अगर हम देखें तो PS3 और PF3 में आयोनाइजेशन एनर्जी में केवल 121 किलो जूल पर मोल था। इसका कारण क्या है? हम जब यहाँ से यहाँ आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की वही है, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी है 3 फ्लोरीन, यहाँ पे भी 3 फ्लोरीन, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी में थोड़ी सी बढ़त है, यहाँ बहुत ज्यादा। तो इसकी लेस बढ़त का कारण क्या है? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी में बढ़त कम क्यों है? ये देखिए, इसमें होता क्या है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, और ये अपने p सबसेल का इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। डोनेट करता है तो इस पे क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो यहाँ से सरलता से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी में बढ़त थोड़ी सी होती है। PS3 की तुलना में PF3 में आयोनाइजेशन की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का निकलना सरल हो जाता है। इस प्रकार का p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग जो है NH3 में संभव नहीं है। NH3 में कोई नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता, नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। अगर हम चाहें कि ये फ्लोरीन नाइट्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके p पाई और d पाई बैक बॉन्डिंग कर ले तो ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए नाइट्रोजन अमोनिया के कंपैरिजन में NF3 की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिक होती है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं दूसरा। देखिए, हम जब PF3 पर एक प्रोटॉन जोड़ते हैं, PF3 पर एक प्रोटॉन जोड़ते हैं, यहां पर हम एक प्रोटोनेटेड स्पीशीज का जो है अगर रेजोनेंस देखें, in addition the protonated species is also resonance stabilized through the delocalization of positive charge electron as a consequence of p pi d pi back bonding। अगर हम इसका प्रोटोनेशन करते हैं तो इस पे एक प्लस चार्ज आ जाता है। p पाई बैक बॉन्डिंग के कारण ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। प्लस चार्ज कहाँ से आ जाता है? यहाँ से यहाँ। इसलिए इसका प्रोटोनेशन एनर्जी जो है क्या होता है? प्रोटोनेशन एनर्जी जो है ये स्टेबलाइज होता है। प्रोटोनेशन इसका सरलता से हो जाता है। हाई प्रोटोनेशन है और जिनका हाई प्रोटोनेशन होता है उनका जो है जो आयोनाइजेशन एनर्जी में बढ़त है वो कम होता है। आगे अब यहाँ पर हम लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी एटम का, आयोनाइजेशन एनर्जी मॉलिक्यूल का देखा। अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन पे चर्चा करनी है, लेकिन आज की क्लास अब यहाँ पे रोकते हैं। यहाँ से हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। आज इतना ही। नमस्कार।